नमस्कार। आज हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वेदों में जो वर्णित आर्थिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे। वैदिक काल के लोगों की आजीविका के मुख्य साधन थे कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। चूँकि वैदिक सभ्यता ग्राम प्रधान थी, अतः उसका आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित था। भारत में अपने आगमन काल से ही आर्यों ने जंगल को साफ करके अपने गांवों की स्थापना करना शुरू कर दिया था। ग्रामों की स्थापना के साथ ही ये ध्यान रखा जाता था कि ग्रामवासियों को ग्रामों के आसपास ही खेत उपलब्ध हों और मवेशियों के लिए चरागाह भी उपलब्ध हों। उस युग में खेत किसान की व्यक्तिगत संपत्ति समझे जाते थे और राजा की संपत्ति नहीं होते थे। राजा खेतों की उपज में से कुछ हिस्सा कर के रूप में वसूल करने का अधिकारी था, जो कुल उपज का 1/6 भाग होता था। इसकी अदायगी किसान अन्न की पैदावार के रूप में करता था। राजा किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करने अथवा उनकी भूमि को छीनने का अधिकार नहीं रखता था। ग्राम के चारों ओर चरागाह होते थे, जो संपूर्ण ग्राम की सम्मिलित संपत्ति समझी जाती थी और गांव के सभी मवेशी इन चरागाहों में चरते थे। वैदिक आर्य जौ, धान, गेहूँ, तिल, उड़द, मसूर, चना आदि फसलें पैदा करते थे। खेती का काम हल बैल से किया जाता था। हल लकड़ी का बना होता था और बैलों से सींचा जाता था। तत्कालीन विभिन्न ग्रंथों में हल खींचने के लिए बैलों की अलग अलग संख्या 6, 8, 12 और 24 बैलों का उल्लेख मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि हल काफ़ी बड़े और भारी होते होंगे। हल और बैल की सहायता से भूमि की जुताई कर बीज बोए जाते थे। जानवरों का गोबर खाद के लिए प्रयोग में आता था। शतपथ ब्राह्मण में खेत जोतने, बोने, फसल काटने एवं अन्न को अलग करने का उल्लेख है। फसल के पकने के बाद उसे हंसिए से काटकर अलग अलग गट्ठरों में बांधकर खलिहान में लाया जाता था, जहां उसे पीट कर अथवा कुचल कर भूसा और अन्न पृथक पृथक किया जाता था। जौ की बुआई जाड़े में और गर्मी में कटाई होती थी। धान वर्षा ऋतु में बोया और जाड़े के प्रारंभ में काटा जाता था। तिल और मसूरी आषाढ़ में बोए जाते थे और जाड़े में कटते थे। आजकल की भांति वैदिक काल में भी कृषि वर्षा पर निर्भर थी। समयानुकूल वर्षा के लिए आर्य लोग अपने देवी देवताओं की स्तुति करते रहते थे। इसके अलावा आर्यों ने कुओं के जल से सिंचाई करना भी सीख लिया था। एक चक्र के द्वारा कुएं से जल खींचा जाता था और नालियों की सहायता से खेतों में पहुंचाया जाता था। नदियों, तालाबों, झीलों तथा वर्षा ऋतु में किसी स्थान पर एकत्र हुए जल को नहरों की सहायता से खेतों तक पहुंचाया जाता था। इस प्रकार वैदिक आर्यों ने कृषि कर्म में काफ़ी उन्नति कर ली थी और इस व्यवसाय को समृद्धि तथा प्रतिष्ठा का कारण बताया जाता था। कृषि के समान ही पशुपालन भी आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेद में पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं से की गई प्रार्थनाओं का काफ़ी उल्लेख मिलता है। वैदिक युग में आर्य लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पशुओं का पालन करते थे। गाय का महत्व अधिक था। गाय का दूध आर्यों के भोजन का मुख्य अंश होता था। उसका गोबर लीपने, पोतने और उपले बनाने के काम में आता था। गाय के बछड़े बैल होकर खेती तथा माल ढोने के काम में आते थे। दान पुण्य में भी गाय का प्रयोग किया जाता था। सबसे अधिक महत्व की बात होती थी क्रय विक्रय अथवा लेन देन के संबंध में गाय को विनिमय का माध्यम मानना। शतपथ ब्राह्मण के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि उत्तर वैदिक युग में गोवध बंद हो गया था और गो मांस खाने पर प्रतिबंध सा लग गया था। दूध, मांस और खाल की दृष्टि से भैंस, भेड़ और बकरी भी आवश्यक पालतू पशु समझे जाते थे। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। उसका सामरिक महत्व भी था। इसके अलावा वह सवारी के काम भी आता था। माल ढोने तथा रथों को खींचने में भी उसका प्रयोग किया जाता था।
घुड़दौड़ के द्वारा मनोरंजन भी किया जाता था। ऋग्वेद में ऊँट का भी उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में ऊँट गाड़ी का उल्लेख मिलता है। अनुमान है कि मरुस्थलीय प्रदेश के आसपास बसे आर्य ऊँट को अधिक पालते थे। इसके अलावा कुत्ता, सूअर, गधा, हिरण आदि पशुओं के पालन का भी उल्लेख मिलता है। साधारण लोगों के अलावा धनी लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी तथा स्वयं शासक वर्ग भी पशुधन की कामना करता था और इसके लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। पशुओं के रहने के लिए बड़े बड़े बाड़े बनते थे और उनकी हर प्रकार से सुरक्षा की जाती थी। अब है उद्योग धंधे। वैदिक आर्यों का समाज 3 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ब्राह्मण या पुरोहित का मुख्य कार्य यज्ञों में पौरोहित्य कर्म करना, वेदों की ऋचाओं को कंठस्थ करना तथा अध्ययन अध्यापन के द्वारा ऋचाओं एवं ज्ञान की परंपरा को सुरक्षित रखना था। उन्हें पौरोहित्य में पर्याप्त दक्षिणा प्राप्त होती थी। दूसरा वर्ग क्षत्रिय या राजन्यों का था, जिनका प्रमुख व्यवसाय युद्ध का था। वैश्यों का तृतीय वर्ग कृषि एवं पशुपालन के साथ अनेक प्रकार के उद्योग धंधे भी करता था। शूद्र वर्ग सेवा कार्य से संबंधित था। शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्गों के उद्यम जनजात या वंशानुगत नहीं थे और वे दूसरे वर्ग का व्यवसाय अपना सकते थे। शांति काल में तीनों ही वर्ग कृषि एवं पशुपालन करते थे, तो युद्ध काल में तीनों ही वर्ग के लोग युद्ध में भाग लेते हुए पाए जाते थे। सूदखोरी मुख्यतः वैश्यों का उद्यम था, परंतु कुछ ब्राह्मण भी यह कार्य करते थे। वैदिक साहित्य में हमें अनेक प्रकार के तत्कालीन घरेलू व्यवसायों के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य लोग धातु कला में पूर्ण दक्ष थे। वे लोग विभिन्न धातुओं को गलाने तथा उन्हें पीटकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने में निपुण थे। उन्हें सोना, चांदी, लोहा, तांबा, टिन, शीशा आदि धातुओं का ज्ञान था। स्वर्णकार लोग सोने और चांदी के विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते थे। ऋग्वेद में सोने के लिए हिरण्यपिंड का उल्लेख मिलता है। इसका प्रयोग मुख्यतः आभूषण बनाने तथा दान दक्षिणा देने में किया जाता था। निष्क नामक आभूषण स्वर्ण का बना होता था। ऋग्वेद में चांदी की धातु का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उत्तर वैदिक काल से पता चलता है कि आर्य लोग इस धातु से सुपरिचित थे। कवच, शिरस्त्राण, बाण, अस्त्र शस्त्र तथा औजार बनाने के लिए अयस नामक धातु का प्रयोग किया जाता था। विद्वान लोग इसे लोहा, तांबा या कांस्य में से कोई धातु मानते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अयस का अर्थ सोना और शीशा को छोड़कर किसी भी धातु से हो सकता है। लोहे का प्रयोग भी किया जाता था। बढ़ई लोग लकड़ी के दरवाजे, चारपाइयाँ, तख्त, रथ, बैलगाड़ी, नौकाएं, हल आदि का निर्माण करने में निपुण थे। वैदिक काल में वस्त्र उद्योग भी काफ़ी उन्नत था। उस काल के लोग सूत काटना और कपड़ा बुनना जानते थे। ऋग्वेद में जुलाहे को वाय कहा गया है और करघा के लिए तासर शब्द का प्रयोग किया गया है। कताई, बुनाई, कढ़ाई और सिलाई का काम प्रायः स्त्रियां करती थी। सुवासस एवं सुवसन शब्दों के प्रयोग इस बात के सूचक हैं कि वैदिक युग में सुंदर वस्त्र बनते और पहने जाते थे। ऋग्वेद में कपास शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, अतः अनुमान लगाया जाता है कि उस युग में ऊन, सन, रेशम आदि से वस्त्र बनाए जाते थे। वस्त्रों के अलावा कंबल, शाल, बोरे, चटाइयाँ आदि भी बनाई जाती थी। वानप्रस्थी एवं सन्यासी सामान्यतः त्वचा और चमड़े के वस्त्र पहनते थे। वैदिक काल में चर्मकार का धंधा व्यापक रूप से प्रचलित था, क्योंकि चमड़े का प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता था। धनुष के प्रत्यंचा बनाने में, रथ के विभिन्न भागों को बांधने के लिए, घोड़े की लगाम, कोड़े आदि बनाने में, जूते और थैले बनाने में भी काम होता था। इसी तरह से इस युग में कुम्हार का व्यवसाय भी काफ़ी उन्नत था। कुम्हार चाक की सहायता से मिट्टी के घड़े, प्याले, तश्तरियाँ, सकोरे
आदि उपयोगी वस्तुएं बनाता था। ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि इस युग में चिकित्सा का व्यवसाय भी काफ़ी उन्नत था। चिकित्सक या वैद्य भिषस कहलाता था। अश्विनी द्वय देव भिषस थे जो अंधे को नेत्र एवं पंगु को गति प्रदान कर सकते थे। उन्होंने वृद्ध च्यवन को पुनः यौवन प्राप्त कराया था। अथर्ववेद से पता चलता है कि उस युग के चिकित्सकों को विभिन्न रोगों के उपचार का ज्ञान था, जिनमें क्षय, कोढ़, पागलपन, गठिया, नेत्र रोग, सिर पीड़ा, नासूर, फोड़ा, ज्वर आदि मुख्य थे। रोगोपचार के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से औषधियाँ तैयार की जाती थी। फिर भी यह एक आश्चर्य की बात है कि कई लोग रोगोपचार के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करते थे। वाजस्नेयी संहिता एवं तैत्तिरीय संहिता में विभिन्न उद्यमों, उद्योग धंधों, शिल्प एवं कलाओं की विस्तृत सूची प्रस्तुत की गई है। इस सूची में अनुश्रुत सारथी या द्वारपाल को सेवक, चटाई बनाने वाला, लकड़हारा, अग्नि की देखभाल करने वाला, ताली पीटने वाला, टोकरी बनाने वाला, सर्राफ, साइस, शराब बनाने वाला, महावत आदि का उल्लेख है। इन उद्यमों के अलावा मल्लाह, धोबी, भृत्य, नाऊ, सूपकार, दूत, धावक, नाविक आदि का उल्लेख मिलता है। विद्वान ये भी मानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कुछ व्यवसायों ने अपने संघ अथवा संगठन बना लिए थे, परंतु विस्तृत जानकारी के अभाव में उनके बारे में कुछ भी कहना संभव प्रतीत नहीं होता। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी, गण, गणपति आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। इन शब्दों के आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि उत्तर वैदिक काल में व्यावसायिक संगठन का विकास हो चुका था। ये व्यावसायिक संगठन अपने अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा और व्यावसायिक कार्यों की देखरेख करते थे। शायद राज्य ने इन संगठनों द्वारा बनाए जाने वाले संघीय नियमों को मान्यता दे दी होगी। अब हम देखते हैं कि वैदिक युग में आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी। ये दोनों ही उन्नत स्थिति में थे। आर्य लोग व्यापार वाणिज्य के लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का उपयोग करते थे। उनकी जल यात्राएं देश की नदियों और सामुद्रिक तटों तक सीमित थी, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। इसके विपरीत मजूमदार जैसे इतिहासकारों का मानना है कि आर्य लोग समुद्री यात्राएं करते थे और बेबीलोनिया और पश्चिम एशिया के साथ उनका व्यापार होता था। संभवतः उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विदेशी व्यापार का विकास होता गया हो। व्यापार के लिए इस युग के प्रारंभ में वस्तु विनिमय का ही प्रयोग होता था। गाय को मूल्य की इकाई मानकर विनिमय का काम चलाया जाता था। बाद में आर्यों को एक ऐसा माध्यम ढूंढने पर विवश होना पड़ा जो गाय की अपेक्षा सरल, सुस्थिर एवं निश्चित हो। इसके लिए उनका ध्यान धातु की ओर गया। आर्य स्वर्ण आभूषण निष्क के प्रेमी थे। निष्क स्वर्ण खंडों की एक पंक्ति के रूप में था जिसे हार की भांति गले में धारण किया जाता था। ऐसा अनुमान है कि आर्यों ने इन स्वर्ण खंडों को धातु के रूप में मूल्य की इकाई स्वीकार कर लिया गया होगा। दक्षिणा के रूप में पुरोहित को पर्याप्त संख्या में निष्क दिया जाना आभूषण का नहीं अपितु मुद्रा विशेष का सूचक प्रतीत होता है। फिर भी धातु द्वारा निर्मित सिक्कों के प्रचलन की बात विवादास्पद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वर्ण निर्मित निष्क का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार निष्क का प्रयोग केवल आभूषण के रूप में किया जाता था। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार निष्क प्रथमतः मुद्रा ही था, जो कि बाद में आभूषण के रूप में परिणित हो गया। इस प्रकार निष्क का प्रयोग आभूषण और तोल के धातु खंड दोनों के रूप में देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में शतमान का उल्लेख मिलता है, जो दक्षिणा देने के काम में आता था। विद्वानों का मानना है कि निष्क की भांति शतमान भी तोल के धातु खंड रहे होंगे। इसी प्रकार कृप्पल और पाद का उल्लेख मिलता है,
डॉक्टर भंडारकर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उस युग में निष्क, कृपल, सुवर्ण, शतमान, माशक और काशार्पण पृथक पृथक मूल्य की मुद्राएं अथवा तोल के धातु खंड थे, जिनके माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता था। वैदिक युग में ऋण लेने एवं देने की प्रथा थी, परंतु किन शर्तों पर एवं ब्याज पर ऋण दिया जाता था इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। राज्य के कर पशु और धान्य दोनों में ही दिए जा सकते थे, परंतु राज्य इसका उपयोग किस प्रकार से करता था इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। वैदिक युग में आंतरिक व्यापार भी काफ़ी उन्नत था। बड़े बड़े नगरों के लोग नियमित रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे, परंतु अभी तक आवागमन के मार्ग पूरी तरह से निरापद नहीं थे। व्यापारियों को रास्ते में हिंसक पशुओं और डाकुओं का भय बना रहता था।